और हमारी फिजिकली क्या नीड्स हैं और इमोशनल नीड्स क्या हैं। और अगर इनको टाइमली फुलफिल ना किया जाए सम सर्कमस्टांसेस की वजह से या कुछ निगलेक्ट सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो इनकी वजह से जो पर्सन्स की पर्सनैलिटी बनती है तो वो किस टाइप की पर्सनैलिटी होती है, और फिर इनको कैसे हम खुद को पहचान जाएं कि हमारे अंदर ये इस तरह की चीज़ें जो हमारी पर्सनैलिटी में लैकिंग कर रही हैं, तो हम इनको पहचान के फिर उनके ऊपर काम करें। तो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं थिंकिंग पैटर्न से। तो जब हम थिंकिंग पैटर्न चेंज करेंगे तो हमारे बिहेवियर चेंज होंगे, हमारी मोटिवेशन चेंज होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स बताऊंगी। मैस्लो एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है। ये अपने आप को ये ज़्यादा जाने जाते हैं इसे हायरार्की ऑफ मोटिवेशनल नीड्स की वजह से। इन्होंने काम किया है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में। तो इनकी जो स्टडी है, इन्होंने ये स्टडी किया कि इंसान जो है वो किस तरह से इंट्रेंसिंगली उनके अंदर कौन सी ऐसी ड्राइव होती है, कौन सी ऐसी मोटिवेशन होती है जो कि इंसान को उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करती है ताकि वो उसके लिए काम करे। उसने जो हायरार्की ऑफ नीड बनाई है, एक पैरामिड्स है उसकी डायग्राम में, तो उसने जो सबसे पहली नीड बनाई है वो फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड नंबर 2 पे सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड है, नंबर 3 पे बिलोंगिंग एंड लवनेस, और नंबर 4 पे सोशल नीड और एस्टीम नीड है, नंबर 5 पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो इसको उसने बड़े डिटेल में बताया कि कौन सी नीड फुलफिल होती है। तो फिर इसमें इसने हायरार्की जो दी है तो उसमें पहले नंबर की नीड जो है वो ज्यादा डिमांडिंग होती है और इसमें वो लोग ज्यादा हर दूसरे बंदे की ये बेसिक नीड है। फिर इसी तरह ग्रेजुअल जो इसकी हायरार्की ऊपर जाती है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे कम ही लोग पहुंचते हैं, क्योंकि इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले एक नीड अगर पूरी होगी तो इंसान दूसरी नीड के लिए स्ट्राइव करेगा। तो जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसमें जो हम हर इंसान की बुनियादी बेसिक जरूरत है वो उसके लिए फूड है, शेल्टर है, पानी है, हवा है और सेफ्टी है, स्लीप है। अब दूसरे नंबर पे ये तो हर बेसिक इंसान की रिक्वायरमेंट है। दूसरे नंबर पे उसने सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स है। इसमें जो है उसने ये बताया कि इंसान को सर्वाइवल के लिए उसको सेफ्टी चाहिए कि उसका घर हो, उसकी जॉब हो और उसके लिए हेल्थ के लिए सिक्योरिटी हो कि जब कभी वो बीमार पड़े तो उसके पास इतना पैसा और इतनी जॉब होनी चाहिए कि वो जो है ना उसके जरिए से वो जो है ना इन सारी चीजों को अचीव कर सके। और तीसरे नंबर पे आती है एस्टीम नीड्स। इसने जो मैस्लो है, मैस्लो ने इन सारी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहली जो है उसको फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं, पहली और दूसरी। तीसरे नंबर पे जो लव एंड सोशल नीड्स हैं और बिलोंगिंगनेस है, इसको उसने साइकोलॉजिकल नीड्स का नाम दिया है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो उसकी ये भी उसकी पर्सनल अचीवमेंट में उसने दिया है। तो तीसरे नंबर पे आती है बिलोंगिंग एंड लव। इसमें इंसान की ये बेसिक जरूरत है कि वो उसका एक अपना एक क्राइटेरिया हो, उसको कोई प्यार करने वाला हो, उसके दोस्त हों, उसकी एक आगे से नस्ल मतलब इंटीमेशन रिलेशनशिप हो कि उसकी फैमिली हो और उसके फिर आगे से जनरेशन ग्रो करे और उसको जो है ना सोशली लोग पहचाने भी। तो ये पहली चीज तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे आती है कि सोशल नीड और एस्टीम, उसकी कोई इज्जत हो, उसको माशरे में जिस माशरे में वो रह रहा है उसको लोग पहचाने, उसकी जो इज्जत है उसके जॉब की वजह से, उसके कैरियर की वजह से हो। इसी स्ट्राइव में बंदा जो है ना जॉब करता है, एजुकेशन लेता है, फिर वो जिस ग्रुप में जिस माशरे में रहता है तो उस माशरे में जो है ना वो अपना एक नाम बनाना चाहता है। तो अगर ये चीजें नहीं फुलफिल होती तो इंसान के अंदर जो है ना प्रॉब्लम शुरू होते हैं और फिर वो पहली ही नीड पे स्टक होगा, दूसरी पे स्टक होगा, तो फिर उसका जो पोटेंशियल है, जो लास्ट उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, तो वो इंसान उसकी तरफ नहीं जा पाते कि अल्लाह ताला ने उसको किस पोटेंशियल के लिए उसके अंदर क्या पोटेंशियल रखा है। तो इन सारे हिरार्की में जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप पहले फर्स्ट लेवल की नीड पूरी होना जरूरी है। जब वो पूरी होती है तो फिर इंसान जो है ना उससे अगले की वो स्ट्राइव करता है, उसके लिए अगले की वो
कोशिश करता है कि वो दूसरे लेवल की वो ना नीड ले। तो यही रीजन है कि इसी वजह से जो है ना हम सारे लोग काफी चीजों में उलझ जाते हैं और अपने आप को जो एक्चुअल अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर पोटेंशियल डाला तो उस तक नहीं पहुंच पाते। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बहुत कम लोग पहुंचते हैं क्योंकि ये दूसरी जो लोअर लेवल की नीड्स हैं वही नहीं पूरी होती हर बंदे की। तो इनमें जो पहुंचे हैं उनमें कायदे आजम जैसे और जिस तरह से और बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं, वो जिस तरह से अल्लामा इकबाल हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, इन्होंने भी अपना पूरा पोटेंशियल जो है ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक ये लोग पहुंचे। ये एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है कि जब इंसान इन सारी नीड्स को अचीव करता है उन्होंने तो उन्हें एक सेटिस्फेक्शन होती है। इस सेटिस्फेक्शन के बदले में उनके अंदर एक हेल्दी मेंटल हेल्थ जो उनकी डेवलप होती है और जब मेंटल हेल्थ हेल्दी होगी, सेहतमंद होगी तो फिर फिजिकली भी बंदा सेहतमंद होता है। जैसे कि रिसर्च ने ये साबित किया है कि 80% जो हमारे बॉडी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारी मेंटल इश्यूज की वजह से होते हैं। तो ये मेंटल स्ट्रेस और मेंटल इश्यूज हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनकी ना पूरी होने की वजह से होता है। और दूसरा, हम लोग इन्हीं जरूरतें पूरी करने में ही लगे रहते हैं और फिर एक दूसरे की लेग पुलिंग भी करते हैं, एक दूसरे के जो है ना कभी लीगल और कभी इलीगल जराए भी इस्तेमाल करके तो हम अपनी बुनियादी जरूरतों की तरफ लगते हैं। अब फिर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा है कि हमें खुद ही इंसान को एक तो बाहर से कोई रियलाइज करवाए या ना करवाए, जिसको एक ज़मीर कहते हैं, वो ईगो, सुपर ईगो और इड, ये तीनों एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है जिसको कहते हैं कि ज़मीर जो है ना काम करने के बाद जुगा जाता है। तो ये इन दोनों की तीनों की आपस में जब हारमोनी होती है तो बंदे की एक मेंटल हेल्थ जो है ना वो पॉजिटिव रहती है। तो ये अगर बंदा खुद भी अगर ऐसे एक दूसरे के साथ कर भी लेता है इन चीजों को हासिल करने के लिए तो उसको इंटरनल जो है ना वो एंग्जाइटी रहती है। तो ये जो एंग्जाइटी होती है तो यही इंसान को प्रॉब्लम करती है। तो अब जो इब्राहिम मैस्लो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये 1908 में ये इनकी बर्थ हुई है। इन्होंने काफी काम किया है ह्यूमैनिटी पे और इसी वजह से मशहूर हो, और इनकी डेथ हुई है 1970 में। तो इन्होंने ये बताया कि अगर किसी चाइल्डहुड में या रिक्वायरिंग स्टेज में, क्योंकि ये हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं प्याजे, उन्होंने इंसान की पूरी लाइफ को डिफरेंट स्टेजेस में वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ स्टेजेस किए हैं, किसी ने 8 स्टेजेस बताई हैं लाइफ की, किसी ने 6 बताई हैं। तो जिस लाइफ की जो नीड्स हैं वो अगर नहीं पूरी होती तो इंसान जो है ना काफी क्रिटिकली इल भी हो सकता है। और जाहिर है इन्हीं चीजों की स्टारवेशन की वजह से, इन नीड्स की ना पूरी होने की वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होते हैं और न्यूरोसिस भी होता है और साइकोसिस भी हो जाता है। न्यूरोसिस वो होता है कि जो हमारे मूड डिसऑर्डर होते हैं, इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं, इमोशनल जो है ना प्रॉब्लम होते हैं, तो उनकी वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं उनको न्यूरोसिस। तो ये मतलब इतने सीवियर नहीं होते, इनको अगर टाइमली एड्रेस किया जाए, इनके लिए काउंसलिंग ली जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास टाइमली चला जाए, तो फिर बंदा जो अगली सीवियर स्टेज है साइकोसिस वो उससे बच सकता है। तो हमारे यहाँ तो ये चीजें इतनी समझ नहीं है। जब थोड़ी बहुत चीजें होती है तो बंदे स्टिग्मेटाइज की वजह से उनसे बंदा बच रहा होता है कि इन चीजों को छुपा ही लिया जाए, कि ये चीजें जाहिर ना की जाए, क्योंकि अभी तक जितना भी अभी ग्रो किया लेकिन अभी इन चीजों में इंसान आगे नहीं जा रहा कि माइंड और बॉडी एक चीज है। ये ज़ाहिर थ्योरीज ने भी ये साबित किया है कि ये हायर जो सेंटर है वो जो हमारी इनपुट होती है तो वो आउटपुट बॉडी में आती है। अब हम जैसा इनपुट जो है ना ब्रेन को देंगे वैसे आउटपुट देगा। तो हमारी ज़ाहिर जो हमारी परवरिश होती है, जब हमारी ग्रूमिंग हो रही होती है, तो उन लोगों को खुद भी ये चीजें नहीं पता हो रही थी कि वो हमें किस तरह से वो चीजें दें। तो बहुत सी हमारे सबसे पहले तो पेरेंट्स से और फिर उसके बाद जो है ना हमारे इमीडिएट फैमिली से, फिर उसके साथ जो हमारे कम्युनिटी होती है, फिर हमारे पूरा इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है। तो हमारी पर्सनैलिटी में बहुत सी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो नेगेटिव होती हैं, जो होल लाइफ हम फिर चेंज करने के भी नहीं इसमें सोचते।
तो आज मैं थोड़ा सा इसी चीज में दे रही अवेयरनेस के लिए ये चीज मैंने कि जो चीजें हमें पता है कि ये एक इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं, तो फिर हम अगर ये हम सब लोगों को पता होंगी तो हम दूसरे लोगों को इन चीजों इन जरूरतों को फुलफिल करने में उनको आसानियां पैदा करेंगे, उनके लिए फिर मसाइल पैदा नहीं करेंगे। तो अब दूसरे नंबर पे जो मैंने टॉपिक लिया है वो है करन हॉर्नी न्यूरोटिक नीड्स है। इसने 10 न्यूरोटिक नीड्स बताई हैं। उसमें है ये करन हॉर्नी जो है ये भी एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है और ये इसकी बर्थ हुई थी 1885 में और इसने अपनी लाइफ में काफ़ी काम किया है। ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है और इसने जो है ना ये भी इस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है जो इसने 10 न्यूरोटिक नीड्स बताई हैं। वो एक तो ये बॉडी की रिक्वायरमेंट्स थी, इसने अब न्यूरोटिक नीड्स बताई हैं जो कि इंसान की इमोशनल नीड्स हैं। तो इसमें भी उसने बताया कि ये नीड्स जो अगर टाइमली फुलफिल नहीं होती तो इसमें उसने बताया कि इंसान कोपिंग स्ट्रेटजीज इख्तियार करता है और वो कोपिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो 3 तरह की हैं। वो मैं 1 बाय 1 आपको इन सारी चीज़ों का बताऊंगी और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगी। और इसमें उसने पर्सनैलिटीज़ बताई हैं कि किस तरह से डेवलप होती हैं और वो पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले उसमें मैं आपको आज तो मैं सिर्फ नीड्स ही कवर करूंगी और नेक्स्ट में फिर ये जो है ना उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है तो उनके साथ कैसे कोप करना और कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है। तो ये उसकी जो नीड्स हैं, नंबर 1 न्यूरोटिक नीड्स फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल, नंबर 2 न्यूरोटिक नीड फॉर पार्टनर हु विल टेक ओवर वंस लाइफ। इन सारों को मैं पहले इनकी तो लिस्ट बता रही हूँ, फिर मैंने इनको डिटेल में आपको बताना है। न्यूरोटिक नीड टू रिस्ट्रिक्ट वंस लाइफ विद इन नैरो बॉर्डर्स, नंबर 4 न्यूरोटिक नीड फॉर पावर, नंबर 5 न्यूरोटिक नीड टू एक्सप्लॉइट अदर्स, नंबर 6 न्यूरोटिक नीड फॉर प्रेस्टिज, नंबर 7 न्यूरोटिक नीड फॉर पर्सनल एडमायरेशन, नंबर 8 न्यूरोटिक नीड फॉर पर्सनल अचीवमेंट, नंबर 9 न्यूरोटिक नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस, नंबर 10 न्यूरोटिक नीड फॉर परफेक्शन एंड अनससेप्टेबिलिटी। नंबर 1 अफेक्शन एंड अप्रूवल। इस जो दिमागी जो इमोशनल जरूरत है हर इंसान की, ये भी एक बेसिक जरूरत है और इसमें जो इंसान होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको कोई पसंद करे, उसे कोई प्यार करे और उसे उसकी अप्रूवल हो, उसको जो है उसको अप्रूव करे कि मैं एक पर्सन हूँ और मेरी कोई रिस्पेक्ट है। अब ये होता है कि कुछ जैसे बचपन में या कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि घर में बच्चों को क्रिटिसिज्म किया जाता है या फिर एक को दूसरे पे प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे घरों में अक्सर होता है कि एक बच्चा अगर किसी एक चीज में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है या वो राइटिंग में अच्छा है या बोलने में अच्छा है, तो जो बच्चा दूसरा सबमिसिव या मतलब कम बोलता है या कम वो करता है तो उसके साथ घर में वो जो है ना इनडिफरेंस रखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उस बच्चे को कम उसके साथ प्यार किया जाता है। वो बच्चा फिर इस नीड को उसको नहीं पूरी होती तो बाद में ये बच्चा या ये बंदा जो होता है वो उसकी जो पर्सनैलिटी में जो लैकिंग आ जाती है और वो उसमें उसकी जो डिमांड होती है वो उसको ये डिमांड होती है कि लोग वो मुझे ज्यादा प्यार करें और मुझे वो लोगों को खुश करने की कोशिश करता रहता है और लोगों से भी ज्यादा प्यार करता है और लोगों से एक्सपेक्ट भी करता है कि वो उससे ज्यादा प्यार करें। इसमें उसको ये डर होता है कि मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे और मुझे कोई क्रिटिसिज्म ना, मुझ पर तनकीद ना हो, इसलिए वो हर टाइम ये कोशिश करता रहता है कि वो जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्यार दे सके, लोगों को खुश रख सके। और उसको ये जब उसकी पर्सनालिटी में ये लैकिंग आ जाती है तो उसको ये होता है कि उसे ये खौफ होता है कि लोग उसके ऊपर गुस्सा ना करें और लोगों के गुस्सा करने से वो डरता है, फिर उसको दूसरों के जो दूसरे उसके दिल में नफरत डाल देंगे, दुश्मनी रखेंगे, वो दूसरों की दुश्मनों से डरता है। वो फिर इस दुश्मनी और तनकीद से बचने के लिए और दूसरों के गुस्से से बचने के लिए वो हर टाइम कोशिश करेगा कि उससे भी प्यार किया जाए और दूसरे लोगों को भी वो प्यार दे और उनको खुश रख सके। तो हॉर्नी की दूसरी नीड है पावर पार्टनर। इस नीड में इसमें पावरफुल पार्टनर चाहिए। इसमें ये होता है कि इस नीड में वो होता है कि उसको भी कोई जैसे कोई दोस्त हो उसका
जैसे उससे भी उसकी कोई प्यार करने वाले लोग हों, उसकी भी कोई फ्रेंडशिप हो, उसके भी जानने वाले हों, तो इस नीड में भी अगर वो बंदा जिस तरह से पार्टनर हो और उसके मसाइल जो है ना वो उसका पार्टनर भी हल करे। अभी जैसे इस नीड में जो लोग स्टक हो जाते हैं तो उसमें भी ये होता है कि ज्यादा उनकी डिमांड होती है कि अगर मुझे कोई प्यार करने वाला या कोई मुझे समझाने वाला या मुझे कोई पार्टनर होगा या मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे कोई वो नहीं है, मुझे कोई साथ नहीं मेरा देने वाला, तो फिर वो इसी तरह वो अपनी लाइफ में आगे जाने से रुका रहता है इंसान के। उसको लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी में कोई दूसरा होगा जो मेरा पार्टनर होगा, जो मुझसे प्यार करेगा, जो मुझे समझाएगा। वो सारी चीजें इसी पे डालता रहता है कि मेरे साथ तो कोई प्यार नहीं करता, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, तो इस वजह से मैं कुछ सक्सेस नहीं कर सकता। तो एक्चुअली ये हुआ होता है कि उसको ये जो उसकी नीड थी बेसिक, वो नहीं फुलफिल होती। तो ये हॉर्नी ने ये बताया कि जब बेसिक ये जो न्यूरोटिक नीड्स हैं, अगर वो इंसान एक नॉर्मल इंसान जो हेल्दी इंसान होता है, तो वो जब इन नीड्स को फुलफिल नहीं भी करता तो वो एक नीड छोड़ के दूसरी पे चला जाता है। ये साइड बाय साइड जो स्टेप बाय स्टेप सारी जो नीड्स जो है ना वो चल रही होती हैं। तो जिनमें ये नीड्स जो जिस नीड के ऊपर स्टक हो जाते हैं तो ये इस तरह से उनकी ये पर्सनैलिटी में आ जाता है, तो फिर उनकी ये पर्सनैलिटी बन जाती है। तो इसमें जो नंबर 2 वाली है वो ज्यादा एग्जेजरेट करते हैं कि वो ये बिलीव रखते हैं, उनको ये यकीन होता है कि मेरा पार्टनर होगा तो ही मैं कुछ कर सकूंगा। नंबर 3 पे आता है कि ऐसे लोग नॉर्मल इंसान की ये रिक्वायरमेंट है कि वो अकेला रहे, खुद से ही अपने काम करे और खुद ही इन चीजों को हैंडल करे। अब समटाइम हम बच्चे को कुछ करने भी नहीं देते, उसको अपनी लाइफ में उसके डिसीजन भी नहीं उसको करने दे रहे होते। तो यहाँ पे ये इश्यू बनता कि जब हम बच्चे को टाइम पे, जब पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स को बच्चों को अपनी सुपरविजन में छोटे छोटे डिसीजन जो उनकी लाइफ के होते हैं, जो जिस तरह स्कूल से हो गए, छोटे छोटे उनके शॉपिंग से हैं, उनके कलर कौन सा पसंद है, उन्होंने कपड़े कौन से लेने, ये छोटे छोटे ऐसे डिसीजन होते हैं जिनसे वो डिसीजन करके इंडिपेंडेंसी करके उनको लगता है कि वो चीजें सीख सकते हैं और कर सकते हैं। और पेरेंट्स को होना चाहिए कि वो उनको थोड़ी सी ये दें कि वो अपनी लाइफ में वो खुद से अपने आप को भी देख सकें, अपने इमोशंस को भी देख सकें। तो जब ये चीजें नहीं होती तो एक बंदा जो है ना वो उसको लगता है कि वो जब वो इस नीड पे स्टक हो जाता है तो फिर अपने आप को वो इसी नीड के साथ रखता है कि वो सब अवॉइड करता है सब चीजों को। उसके पास जितनी चीजें हैं वो फिर लाइफ में जब इस पर्सनैलिटी के लोग भी आ जाते हैं कि फिर वो कहते हैं कि हमें जो चीजें हैं मटेरियलिस्टिक चीजें हमें नहीं चाहिए, ये सारी सेकेंडरी चीजें हमारे पास जितना है हम उसी में रहेंगे। वो अपने आप को कोई और ज्यादा टैलेंट और चीजों की तरफ नहीं लेके जाते, वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक नैरो बॉर्डर के साथ कि जितना है बस उतना ही काफी है। उनकी वो नीड उस टाइम ये वहां उस पर स्टक हो चुके थे। नंबर 4 है पावर। अब ये हर इंसान की एक इमोशनल नीड है, इमोशनल जरूरत है कि वो उसके पास भी पावर हो और वो इस पावर के उसकी अपनी जाती उसके अपने उस लिए पावर होती है कि मैं भी कुछ कर सकूं, मैं वो इंसान जो चाहे तो वो कर सके। जो मतलब जब बच्चा होता है, जब ये छोटी ये नीड जब स्टक होती है तब प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम जो है ना पेरेंट्स को और हमारे जो रिलेशनशिप में लोग होते हैं उन्हें थोड़ी सी जो है ना ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ पावर उनके हाथ में हो ताकि ये जो नीड है वो उस टाइमली फुलफिल हो। अगर ये स्ट्रेंथ उसकी मतलब उसको ताकत नहीं मिलेगी, उसको डोमिनेट करे, वो दूसरे लोगों को वो अपनी बात मनवा सके, तो फिर ये इस तरह के जो लिमिटेशन उसके आ जाती हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो पर्सनल लिमिटेशन में आ जाते हैं कि उनकी कमियां रह जाती हैं, वो अपने आप को फील करते हैं वो हेल्पलेस हैं और फिर वो अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में वो अपने आप को जो है ना वो हेल्पलेस फील करने लगते हैं। तो ये भी एक नंबर 4 पावर नीड है जो कि ना पूरी हो तो ये मसाइल होते हैं। और नंबर 5 जो इमोशनल नीड है वो है एक्सप्लॉइट अदर्स। ये भी इंसान की एक नॉर्मल नीड है, एक हद तक ये नॉर्मल रहती है और अगर ये भी पूरी नहीं होती तो इससे भी प्रॉब्लम होती है। और इस नीड में ये होता है कि जब ये इसको होता है कि दूसरों के साथ वो मजाक करे, दूसरों से खेले और उनको भी थोड़ा बहुत उनके साथ भी वो जैसे वो दूसरे इसकी बात मान सकें। तो जब ये नीड नहीं पूरी होती तो उस पे भी जो बंदा उस पे स्टक होता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी में आ जाती हैं वो दूसरों को फिर सारी लाइफ में जो
ये सारी नीड्स जब किसी एक पर्सन में, एक में स्टक हो गया, दूसरी में स्टक हो गया, ये टाइमली फुलफिल नहीं हुई, तो उसमें जो प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं वो पर्सनैलिटी बनती है। और ये इस नीड की जो पर्सनैलिटी बनती है वो ज्यादातर वो मैनिपुलेटिंग पर्सनैलिटी बनती है। वो लोग फिर सारी लाइफ जो है ना, वो उनकी ये डिजायर होती है, उनका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढें जिनको वो मैनिपुलेट कर सके, उनकी अपनी डिजायर के लिए उनसे आइडियाज ले सकें, उनसे पावर ले सकें, उनसे पैसे ले सकें, उनको सेक्सुअल डिजायर के लिए उनको जो है ना वो यूज कर सकें। तो ये पर्सनालिटी जो है ये इस वजह से स्टक होके ये इस टाइप के लोग बनते। अब ये सारी चीजें बताने का और वो करने का है कि अगर किसी वजह से इंसान में ये चीजें फुलफिल नहीं हुई तो हम इन चीजों को देखें कि हमारे अंदर क्या क्या नीड्स जो है ना उसकी वजह से हमारे जो बिहेवियर्स बन रहे हैं, जो इमोशनल इश्यूज बने हुए हैं, इमोशनल कम्युनिकेशन में इश्यूज बने हुए हैं, तो हम इनको जो है ना अपने समझें और इन चीज को रियलाइज करें कि हमारे अंदर ये इशू जो है ना हम इस जगह पे स्टक हुए हैं और हम इसको जो है ना अपनी थॉट्स में, एटीट्यूड्स में जब हम सोचेंगे कि हम इसके चेंज करें तो इंसान चेंज हो सकता है। तो नंबर 6 पे आती है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज जो है कि उसकी भी कोई इज्जत हो, तो ये भी इसमें भी जो है ना कि उसको लगता है कि उसकी कोई पहचान हो माशरे में, जिस कम्युनिटी, जिस सोसाइटी में वो रहता है, जब वो उसको स्टडी करता है, उसे कोई प्रोफेशन मिलता है, कोई जॉब उसको मिलती है, तो उसको ज्यादा ये नीड जो है ना उसकी फुलफिल हो जाती है। उसकी ये जो जरूरत है कि उसको लोग उसे उसकी जात को जानते हैं, उसको पहचानते हैं कि ये एक अच्छा इंसान है, और उसके जो अकम्प्लिशमेंट होती है और लोग इसी बेस पे उससे प्यार करते हैं, तो ये एक नीड पूरी हो जाती है। अब अगर ये नीड पूरी नहीं होती तो इस नीड पे स्टक होने वाले लोगों को ज्यादातर ये होता है कि वो जो लोग होते हैं वो पब्लिकली उनको बहुत शाय फील होता है, एम्बेरसमेंट उनको होती है, और वो सोशल स्टेटस उनको लगता है कि ये लॉस हो जाएगा अगर उनकी थोड़ी वो फिर सारा टाइम ये कोशिश करेंगे कि वो अपने आप को ना लोगों के सामने और दूसरों के सामने जो है ना वो बहुत ज्यादा पब्लिकली अपना जो फेस है ना वो बड़ा अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी ये नीड जो है ना वो फुलफिल नहीं हुई। तो इस तरह से इस पर्सनैलिटी के लोग बनते हैं। नंबर 7 पे आ जाती है पर्सनल एडमायरेशन। इसमें यह कि उसकी जाती जो है ना उसकी तारीफ की जाए, उस बंदे की जो उसके अल्लाह ताला ने उसके अंदर कैपेबिलिटीज डाली हैं, जो उसके अंदर एबिलिटीज हैं, जब वो उनको यूटिलाइज करता है तो उस पे जो है ना उस बेस पे उसकी तारीफ की जाए। तो अब जब ये हर बंदे की है और इस बेस पे जो है ना जब उसकी टाइमली जब उसने काम किया तो बच्चे को जैसे टाइमली अप्रिसिएट करते हैं कि आपने अच्छा काम किया, शाबाश देना। हमारे यहाँ तो जाहिर है ये चीजें बिल्कुल भी नहीं है कि कोई अच्छा काम करे तो वो इसको शाय फील करते हैं, उनको शर्म आती है कि अब किसी को अप्रिशिएट करना। तो चाहे घर में भी कोई बंदा छोटा मोटा काम भी करता है तो ये एक न्यूरोटिक दिमागी जरूरत है। ये तारीफ बंदा हम कंजूसी इसमें करते हैं कि हम दूसरों की तारीफ नहीं करते। कोई भी बंदा अच्छे काम करता है तो उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। हमें किसी का खाना बना अच्छा लगता है तो वो उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ये भी उसकी एक न्यूरोटिक नीड है। ये इसका जब वो फुलफिल नहीं होगी तो इसके बदले में भी उसकी पर्सनैलिटी में डिफरेंट चीजें आ जाएंगी। तो वो फिर ये रिक्वायरमेंट तो हमारे जो रिक्वायरमेंट है हमें एक दूसरे की पूरी करनी चाहिए। तो इस जो तारीफ दूसरों की, जो दूसरों से तारीफ सीकिंग का जो एटीट्यूड बनता है, जो पर्सनैलिटी बनती है, तो वो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी बनती है। वो सेल्फ एग्जेजरेटेड होते हैं, वो अपने आप में ही फिर वो खुद को बहुत ज्यादा उनकी जो फॉल्स ईगो डेवलप हो जाती है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं और ग्रैंडियोस्ट होते हैं। वो अपने ही सोचों में उनको लगता है कि मैं बहुत आला हूं, और फिर वो सारी लाइफ जो है ना जो नार्सिस्टिक जो अपनी ही बात मनवाते हैं, वो अपनी मिस्टेक्स नहीं मानते। फिर दूसरों से वो सीकिंग अप्रूवल होती है उनकी कि कोई उनकी तारीफ करे। फिर वो उनको ये होता है कि जो जिस तरह वो अपने आप बारे में सोचते हैं कि मैं तो बहुत आला हूं, मैं दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हूं, तो रियल में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने फॉल्स ईगो बनाई होती है। उनकी जो पर्सनल एडमायरेशन कि उनकी तारीफ की जरूरत नहीं पूरी, वो एक वक्त में जो पूरी होनी थी। तो फिर उस तरह से वो सारी लाइफ जो है ना वो अपनी तारीफ के लिए दूसरों से वो अग्रेशन करते हैं, गुस्सा करते हैं,
तो इस तरह की पर्सनैलिटी फिर देखें, अगर बंदा खुद जान जाए कि मैं जो ये एग्रेशन कर रहा हूं, जो मुझे गुस्सा आ रहा है, या मुझे जब कोई मेरी तारीफ नहीं करता, जब मैं काम कोई कर लूं तो मुझे इतना बुरा क्यों लगता, क्यों मैं जो है ना फ्रस्ट्रेशन में चला जाता हूं, तो फिर अगर किसी को ये पता चलेगा कि मेरी ये नीड कम हुई है, तो वो फिर उसकी भी टेक्निक्स हैं, इन सब की टेक्निक्स हैं, फिर वो ये है कि बंदा खुद अपनी ही तारीफ करता है, फिर अपने ही जो काम किए उनको रियलाइज करता है। तो फिर यह है कि ये पर्सनालिटीज में भी कोपिंग जो है ना अच्छी हो जाती है। और फिर रिलेशनशिप, इन सारी चीजों का जो इश्यू होता है वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है। कुछ पर्सनालिटीज जो हैं वो सोशली बड़ी अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, और कुछ पर्सनालिटीज होती हैं वो जो सोशली मेंटेन करती हैं, वो जो पर्सनल लाइफ में है ना उनकी लैकिंग होती है, क्योंकि इनमें तो जैसे हमने नीड्स देखी हैं, तो उन नीड्स में तो सारी चीजें डिफरेंट है, तो हर पर्सन अलग होता है। हमारा जो ज्यादातर लोग है तो हमें ये चीज देखते ही नहीं है कि हर पर्सन एक डिफरेंट नीड में स्टक हुआ हुआ, उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है। हर बंदा जो है वो ये समझता है कि हम सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन हमारी जो थिंकिंग पैटर्न होता है, हम जब अपने जो हमारी अपनी परसेप्शन होती है, जब हम ये सोचते हैं तो हमें लगता है कि दूसरा भी ऐसा है, और लेकिन ये एक परसेप्शन प्रोजेक्शन होती है। जो एक्सपीरियंस हमने किया होता है हम वो दूसरे के बारे में भी सोचते हैं, तो हर बंदा डिफरेंट है। अगर किसी का एक्सपीरियंस बुरा हुआ तो वो दूसरों को भी बुरा ही जानता है। वो सोचता है कि ये अब सपोज मैं अगर मेरे साथ कुछ चीजों में स्टक हुई पर्सनैलिटी है, जैसे मैं मैनिपुलेटिंग हूं, तो मैं किसी हर बंदे को अपने ही परसेप्शन से जज करूंगी, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगी, मैं यही सोचूंगी कि हर बंदा मैनिपुलेटिंग है, दुनिया में हर बंदा दूसरे को किसी ना किसी काम के लिए यूटिलाइज करता। ऐसा नहीं है, वो हम जनरलाइज कर लेते हैं, ओवर जनरलाइज हो जाता है कि हमने अपने ही तजर्बे को, अपने ही परसेप्शन को हर एक के ऊपर ओवर जनरलाइज कर दिया कि लोग सारे ही ऐसे। ऐसा नहीं है, हर बंदे की एक जैसी पर्सनैलिटी नहीं बनी हुई। पर्सनैलिटियां जो है वो 10 पर्सनैलिटीज हैं, और इन सारी नीड्स के स्टक होने की वजह से डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बने। अब आ जाती है नंबर 8, पर्सनल अचीवमेंट। ये भी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये एक बेसिक न्यूरोटिक नीड्स हैं, जो इमोशनल नीड्स है ये हर इंसान की, ये हर इंसान का ये बुनियादी हक है। इसमें भी इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अचीवमेंट ले, बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब ग्रूम करे। अगर वो किसी प्रोफेशन में जाए या अपने फैमिली के साथ कोई ऐसा कारनामा करे, ऐसा काम करे कि उसकी वो एक पहचान बने और उसकी जाती जो है ना वो अचीवमेंट हो। अब जो कुछ हालात की वजह से, जो घर के हालात होते हैं, कुछ अपने माशरे के हालात होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कभी किसी के घर में कोई फाइनेंशियल इश्यू होते हैं, वो अपनी अचीवमेंट की तरफ, अपनी स्टडी को, अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू नहीं कर सकते। किसी के घर में कोई बीमारियां आ जाती हैं, कोई बीमार हो जाता है, किसी के कोई बहन भाइयों के इश्यू होते हैं, कोई अपनी लाइफ को कुर्बान कर देता है कि वो अपनी जो अचीवमेंट है उसको छोड़ के वो जॉब शुरू कर देता है। तो इस तरह से उस ऐसे लोगों की जो रिक्वायरमेंट, जो पर्सनल अचीवमेंट की है, वो नहीं पूरी होती। तो जब ये नहीं पूरी होती तो उसके रिजल्ट में भी उसको बेसिक इनसिक्योरिटी होती है, और ऐसे लोग भी फेलियर से डरते हैं, और उनको खौफ होता है कि वो चीजों को पूरा नहीं कर सकते और वो सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये भी एक इनकम्प्लीट फिर पर्सनैलिटी बनती है। नंबर 9 पे आती है सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस। अब ये भी है कि बंदे, ये 9 वाली जो नीड है, इसमें होता है कि बंदा उसको अपनी कैपेबिलिटी, वो अपने लिए काफी है, उसको अपने अंदर भरोसा हो जाता है कि मैं इंडिपेंडेंस खुद ब खुद सारे काम कर सकता हूँ। ये भी एक ऐसा होता है कि वक्त के साथ साथ जब बच्चों को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, जब इनको इंडिपेंडेंट करना चाहिए, अगर उसको इंडिपेंडेंसी नहीं मिलती, बाद में भी जैसे शादी होती है उस वक्त भी हमारे यहाँ तो ज़ाहिर ये अच्छी बात है कि ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो है एक पर्सन का मसला है वो पूरी फैमिली का मसला होता है। कभी ये चीजें अलग हुई नहीं है कि जो 2 पार्टनर हैं उनका मसला पूरी फैमिली के साथ अटैच होता है। तो ये एक रिलेशनशिप के जो इश्यूज होते हैं उनमें भी जो है ना वो इनको इंडिपेंडेंसी नहीं दी जाती, बच्चे को भी इंडिपेंडेंसी नहीं दी जाती। जो बच्चों को भी पैम्पर्स किया जाता है, उनको भी छोटे छोटे जो काम है वो उन्हें करने दिए जाते हैं कि वो उनको फिर चेक, उनके बैक पे रह के उनको देखा जाए कि ये क्या जो हमने इनको टास्क असाइन किए या जो काम दिए तो ये लोग इन्होंने इनको अच्छे से किया।
तो फिर उनकी नीड फुलफिल होती है। हमें ट्रस्ट नहीं करते कि हम बेसिकली तो हमें वो इतना उनसे प्यार कर रहे होते हैं कि हमें डर लग रहा होता है कि उनको फेलियर ना हो जाए, तो हम उनको फिर ये वाला जो तजर्बा है ना वो नहीं करने देते। जब ये वाले तजर्बे करने देंगे तो उनकी पर्सनैलिटी में जो बाद में फ्लाज आते हैं, जो सारी लाइफ जो वो खुद भी सफर करते हैं मेंटल इलनेस में, और ज़ाहिर मेंटल इलनेस में जब होगा तो फिजिकल इलनेस उसमें 80% जो है ना वो जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो माइंड की वजह से ही आते हैं। तो जब हेल्दी और पॉजिटिव माइंड नहीं रहेगा तो फिर इश्यूज बनते हैं। तो इसमें भी ये है कि वो इससे जो स्टक होते हैं तो उसमें जो लोग होते हैं वो अवॉइड करते हैं कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहे इस स्टक में जो रह के। और नंबर 10 में आई है परफेक्शन एंड अनएक्सेसिबिलिटी। इसमें यह है कि इसमें इस पर्सनालिटी में भी लोग जैसे काम जो भी करते हैं तो उसमें ये होता है कि वो चाहते हैं कि हम परफेक्शन करें, हम अच्छा काम करें। ये भी एक न्यूरोटिक नीड है। तो जब इस नीड में भी जो परफेक्शन उस टाइम पे या तो उनकी सुपरविजन नहीं हुई या हेल्प नहीं, जिस वजह से भी वो ये जरूरत नहीं पूरी कर सके, तो उसमें भी जो है ना जो स्टक होते हैं तो उनमें उनकी पर्सनैलिटी के फ्लॉज जो होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो हर चीज को ऑर्डरली करते हैं, क्विकली चेंज करते हैं और अपने अंदर से ही वो चीजें ढूंढते रहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में जो है ना परफेक्शन लाते रहते हैं कि उनको कोई ऐसी चीज उनकी पर्सनैलिटी में ना हो जो कि उनको दूसरे उन पे क्रिटिसिज्म करें या प्रॉब्लम हो। इससे वो खुद ही अपने आप को जो है ना चेंज लाते रहते हैं, अपने आप को ग्रूम करते रहते हैं कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाए और उसमें जो इनकम्प्लीट चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाए। ये सिगमंड फ्राइड एक पायनियर में साइकोलॉजिस्ट हैं, ये साइकोडायनेमिक जो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे। ये तो जो हॉर्नी थी इसने इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू और इन्हीं के साथ जो कोपिंग स्ट्रेटेजी है उनको मिला के तो इसने ये आगे से ये चीजें की। और इसने ये बताया कि इस हॉर्नी ने बताया कि जो इस पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो जो पर्सनैलिटी बनती है वो जो मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी नीड्स नहीं होती उस वजह से। फ्राइड ने ये बताया कि ये अनमॉडिफाइड जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उन वजह से होती है। फिर चाइल्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ चाइल्डहुड बेसिक हॉस्टिलिटी हो जाती है उनकी, को वो उनके अंदर एक या तो ऐसे जो बच्चों की जो पर्सनैलिटी बनती है तो उनके अंदर या तो वो अंदर वो एक ग्रजेस रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, या फिर वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और अगर इनकी अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम होगा तो इस वजह से ये पर्सनैलिटी बनती है। अगर ये जो सोशल ट्रेंड्स हैं इनकी अगर रीइंफोर्समेंट होती रहे तो ये चीजें फिर प्रॉब्लम नहीं बनती। इसके मुताबिक वो उसने बताया कि जो न्यूरोटिक एंजाइटी होती है वो इन्हीं चीजों की वजह से होती है। और न्यूरोटिक एंजाइटी का मतलब ये है कि जब ये जो बेसिक न्यूरोटिक नीड्स हैं ये जब नहीं पूरी हुई तो इंसान 3 तरह से वो कोप करता है इनके साथ। या तो वो इसी इन 3 तरह की स्ट्रेटजीज हैं जिनके साथ वो अपने आप को कोप करता है और अपनी एंजाइटी स्ट्रेस से बचता है। अब वो जब ये उसका दिमाग फिर वो स्ट्रेस नहीं लेता, जब वो इस पर्सनैलिटी में ये डिफेंस मैकेनिज्म कोप कर लेता है। उसमें ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि ये पहले में लोग टूवर्ड पीपल लोगों की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं, कंप्लाइंट होते हैं कि लोगों को वो खुश रखें, लोगों के साथ वो लोग उनसे बहुत प्यार करें, वो इस पर्सनैलिटी के लोग बन जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है कि वो फिर अगेंस्ट पीपल। अब इनमें से कुछ पर्सनैलिटी जो है वो इन तीनों टाइप की जो कोपिंग स्ट्रेटजी उसमें चली जाती है। तो उस तरह से उन लोगों जो ये पर्सनैलिटी उनमें अडॉप्ट हो जाती है तो उनको इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को अपने दिमाग को स्ट्रेस से बचा रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे जो कोपिंग स्ट्रेटजी है वो है अगेंस्ट पीपल। एक टूवर्ड पीपल, उसमें वो बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा वो लोगों से जो है ना उनकी तारीफ करेंगे, उनकी तरफ जाएंगे। और जो अगेंस्ट हैं तो वो उनमें ये हो जाता है कि वो लोगों के अगेंस्ट हो जाते हैं। उसमें जो चीजें नहीं नीड पूरी हुई थी तो उसमें वो आ जाती हैं कि वो अपने आप में अकेले रहना पसंद करेंगे, वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करेंगे और इस टाइप की पर्सनैलिटी बनेगी। और वो ये सोचते हैं, पहली टाइप में वो ये सोचते हैं कि हम लोगों से इतना प्यार करेंगे, उनके साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे बनेंगे तो कोई हमें हर्ट नहीं करेगा।
तो दूसरे नंबर पे जो है वो उसमें भी ये करते हैं कि जब हम लोगों के साथ अटैच नहीं होंगे, उनके एंगेज होंगे, तो कोई हमें हर्ट नहीं कर सकेगा, हमें अपने हम उन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। जब डिपेंडेंट नहीं होंगे तो हम इमोशनली उनके साथ अटैच नहीं होंगे, तो हमें कोई इस तरह से हर्ट नहीं करेगा जो वो पहले ही हर्ट हो चुके हैं। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट स्टाइल ऑफ कुपिंग स्ट्रेटजी है, तो वो जो डिटैच होकर रहते हैं, तो उसमें जो पर्सनैलिटी, उसमें भी उनको होता है कि हम जब लोगों के साथ अटैच ही नहीं होंगे इमोशनली, हम उनसे डिटैच होंगे, तो हमें कोई इमोशनली हर्ट नहीं कर सकेगा। इन तीनों में जो है ना पर्सनैलिटी जो डिफरेंट टाइप्स इसमें आती हैं, तीनों जो कुपिंग स्ट्रेटजीज, ये जो पर्सन अडाप्ट कर लेता उसको तो ज़हनी तौर पे इतना इश्यूज नहीं होता, लेकिन कम्युनिकेशन जो इनकी वो प्रॉब्लम होती है, इनके जो रिलेशनशिप है उनमें इश्यूज आते हैं। जो इनके साथ इस टाइप की पर्सनालिटी के साथ जो बंदा सरवाइव करता है तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है, और इनके अपने भी इश्यूज ऐसे होते हैं कि ये सरवाइव नहीं ऐसे कर सकते। तो अगर किसी का क्वेश्चन है, कुछ समझ आई है तो मुझसे पूछिए, अगर नहीं आई तो मैं मजीद कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, जो इनमें जो पर्सनैलिटी बनती है, पहले वाली जो नीड टूवर्ड पीपल है, उसमें बड़े बड़े लोग इस तरह से जो बहुत ज्यादा चिपके रहते हैं रिलेशनशिप में भी देखें तो वो हर वक्त थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन करो, डिमांडिंग होते हैं कि वो पार्टनर से कहेंगे कि आपने फोन नहीं किया, वो हर वक्त वो चाहेंगे कि वो उसके साथ स्लिंगी रहे, और वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग और नीडी रहते हैं जो पहले टूवर्ड पीपल होते हैं, और वो अप्रूवल करते हैं कि वो उन्हें हर वक्त कोई उनसे प्यार करता रहे, उनकी तरफ रहे। दूसरे टाइप जो होते हैं वो स्टाइल होते हैं, एंटी सोशल हो जाते हैं, जिनको नीड मूव अवे अवे फ्रॉम पीपल। इस टाइप की पर्सनालिटी में जो लोग होते हैं वो बड़े ठंडे होते हैं, बड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं, और बिल्कुल दूर मतलब अपने आप को दूर रखते हैं, वो अटैच नहीं होते लोगों के साथ, वो बड़े दूर दूर रहते हैं और अपने रिलेशनशिप में वो दूर रहेंगे। और तीसरे नंबर पे जो है वो अगेंस्ट पीपल, इसमें जो है वो हॉस्टिलिटी होगी, वो दिलों में नफरत रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे, और लोगों को कंट्रोल करने की, जिस तरह से अक्सर देखा कि वो ओवर कंट्रोलिंग हो रही होती है कि नहीं उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, मेरे पूछे नहीं करना, ये यही पर्सनालिटी की चीजें जो है ना स्टक हुई होती हैं। और उसमें जो है ना बड़े ये जो लास्ट तीसरे टाइप के जो अगेंस्ट होते हैं, इनमें जो होता है ये काफी डिफिकल्ट पीपल लोग होते हैं, और इनमें जो है ना हमदर्दी भी नहीं होती, और दूसरों को ये इनके पास सिंपैथी और एम्पैथी दोनों नहीं होती। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है हमारे पास कि हम लोग ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं, कौन सी चीज, किस तरह हम लोग ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कॉमन है, और हम सबको जो है ना ओवर थिंकिंग जो हमारी ये भी एक इनबिल्ट चीज है कि हम जो है ना इसको खपते अजमत भी कहते हैं, कि एक चीज को बार बार सोचना। और यही जब इंसान को बहुत बार बार सोचने से एक ओसीडी की भी जो बंदा स्टक हो जाता है एक लूप में, उससे बाहर नहीं निकलता, तो ये ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए ये माइंडफुलनेस एक टेक्निक है कि हम माइंडफुलनेस भी है और खुद को बिजी करना भी, एक्सरसाइज भी है, और एडुकेट स्लीप भी है कि एक प्रॉपर स्लीप है। माइंडफुलनेस में ये है कि हम जो काम भी करें तो हम उसमें फोकस रहें। अब जो हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान किसी पास्ट की सोच में ना चल रहा हो, प्रेजेंट की सोच में होना चाहिए, फ्यूचर की किसी सोच में नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे फ्रिज में कोई चीज रख रहे हैं, अब हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो जब हम कुछ और सोच रहे होते हैं तो फ्रिज में चीज जो रखी तो हमें याद ही नहीं रहती बाद में कि हमने वो कहाँ रखी है। तो ये माइंडफुलनेस है कि जब जो काम करें तो आप उसमें से भी बोलें कि मैं अभी ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब जैसे मोस्टली लोगों को ये होता है कि वो लोग जिस तरह से लोगों को होता है कि दरवाजा बंद किया नहीं बंद किया, अब दोबारा दोबारा चीजें देखना, उसमें ये होता है कि बंदा जो है ना वो जो काम कर रहा है उस पर फोकस नहीं होता। अब जो काम बंदा कर रहा है तो उस पर फोकस होना चाहिए कि मैं अभी जो कर रहा हूँ मेरा पूरा ध्यान हो। जिस तरह से भी
पास्ट में रहेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, फ्यूचर में रहेंगे एंजाइटी रहेगी। तो हमें जो है ना वो प्रेजेंट में रहना चाहिए, ये जो तो माइंडफुलनेस के साथ करें। तो ये कुछ अरसे की टेक्निक्स होती हैं कि जब बंदा माइंडफुलनेस में रहता है तो फिर अगर हफ्ता करें 2 हफ्ते करें उसके बाद हमारा माइंड जो है ना वो ट्रेंड हो जाता है। तो जैसे फिर जो हमें रात को जब हम सोने लगे तो हम उसको जो हमने नेक्स्ट काम करने उसकी जो हम ना प्लानिंग कर लें, उसकी प्लानिंग करके तो पहले दिन जो है ना अगले दिन की प्लानिंग करके साथ अलार्म लगा लें, उसमें वो लिख लें कि मैंने कल ये काम करने। अब नेक्स्ट डे आया तो नेक्स्ट डे पे ये करना है कि अभी जो सारा दिन उसी तरह से काम किया तो उसको सारे को रिपीट किया कि मैंने वो भी अलार्म लगा के 5 मिनट्स 2 मिनट्स लगेंगे। हमारा माइंड चीज़ों को एसोसिएट करके याद रखता है। अलार्म इसलिए है कि जब हम अलार्म लगाएंगे तो हमारे माइंड को ये चीज़ होगी कि उसने उसके साथ अटैच किया हो, तो फिर उसमें ये होगा कि हम सारा याद करें कि मैंने आज सुबह से शाम तक क्या किया। फिर वो जो सारा किया वो उसके माइंड में एक छोटी सी फिल्म उसने चलानी है या उसने अपने आप से बोलनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का उसने प्लान करना है कि मैंने नेक्स्ट डे कौन कौन से काम करने। अब वो नेक्स्ट डे जो काम कर लेगा फिर इसी तरह पिछले भी वो रिवाइज करेगा और उस दिन जो किए वो भी रिवाइज करेगा और अगले दिन की प्लानिंग करेगा। इस तरीके से उसका माइंड जो है ना वो एक ट्रेंड हो जाएगा ये चीजें। शुरू से वो एक छोटी सी ऐसे जैसे मूवी स्टार्ट करते हैं अपने माइंड में, उसमें ये करें कि आप देखें कि मैं आज के कौन से कपड़े मैंने पहने थे, मैं किससे मिली हूँ या किससे मिला हूँ, उसने कौन से कपड़े पहने थे। ये छोटे छोटे सारे काम। तो फिर जब आपको ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं ये एक हफ्ता भी करेंगे तो उसके साथ ये होगा कि आपके माइंड को हैबिट हो जाएगी। तो जब हैबिट हो जाती है तो वो तो फिर इंसान के लिए आसानियां हो जाती हैं। फिर वो आराम से ये चीज आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी। फिर मेडिटेशन आती है कि बंदा थोड़े दिन में 1-2 टाइम के लिए डीप ब्रीदिंग करे। उसमें ये होता है कि जब हम हमारा माइंड 2 काम इकट्ठे नहीं करता, जब हमने न्यू काम करना होता है तो वो एक ही काम करता है। तो जब हमने सीखे हुए काम है तो वो तो हैबिट्स में है, अनकॉन्शियस में वो 2 काम मल्टीटास्किंग हो सकती है, लेकिन जो काम हम न्यू करते हैं उसमें सिर्फ एक काम ही हो सकता है। तो जब हम ब्रेक लेते हैं कि हमारे थॉट्स जो है ना वो हमारे एक दिन की कोई 60,000 थॉट्स होती है। तो जब हमारी थॉट्स हम जितनी कम करेंगे तो हमारे माइंड को जो है ना वो एक जो हेल्दी थॉट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाली थिंकिंग है वो इसको आएंगी। जो फालतू एक ही चीज को बार बार ओवर थिंकिंग आ रही होती है तो फिर उसमें हमारे माइंड को वो आदत हो जाती है और माइंड को अच्छा लगता है, वो नया काम करने में उसे मुश्किल होती है। और हमारा जो सबकॉन्शियस है वो हैबिचुअल है, उसको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ तो वही ठीक है, वो नए काम नहीं करना चाहता। जब हम जैसे हम कॉन्शियसली कहते हैं कि मैंने ये काम करना, मैंने ये हैबिट चेंज करनी, तो वो कॉन्शियसली करने के बावजूद भी नहीं हो रही होती। उसकी रीजन ये है कि हमारा सबकॉन्शियस ही नहीं छोड़ रहा होता। और सबकॉन्शियस को छोड़ने के लिए ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन भी है कि हम वो दें और उसमें मैसेज जाए तो ही छोड़ सकते हैं, वरना कॉन्शियसली तो चीजें नहीं हम छोड़ सकते। वे सारी चीजें वहां पे हमारे सबकॉन्शियस में हैबिट होती है। तो ये माइंडफुलनेस के साथ ये होता है कि ये अनकॉन्शियस में कॉन्शियस लग जाता है। जो भी काम बंदा कर रहा होता है वो सोच के कर रहा होता है और एक ही टाइम पे सोच के तो हम दिमाग में उसको छोड़ देते हैं। जब हम बार बार सोचते हैं तो दिमाग के न्यूरॉन जो है ना वो एक लाइट ऑन होती है। तो जो हमारे एक बार हमने सोच के जो एक प्लानिंग की है तो एक न्यूरॉन ऑन हो गया, उसकी लाइट दिमाग में जल गई। अब जब हमने उसको उसके बीच में दोबारा से नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो इसी वजह से फेलियर होता है कि उसको एक दफा एक जो डिसीजन किया उस पर बंदा छोड़ देता है। उसमें तभी छोड़ सकेगा कि ओवर थिंकिंग कम करके। ओवर थिंकिंग के लिए एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है कि दिन में 2 बार 3 बार अपने आप को ब्रेक दें। 2 मिनट से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट तक जाएं। अपने आप को बैठ के तो ब्रीद इन करें, फिर थोड़ी देर के लिए 4 तक काउंटिंग करें, 1 2 3 4 इनहेल होल्ड करें, फिर उसके बाद 10 तक काउंट करें तो एक्सेल करें। तो उसमें ये होता है कि आपका माइंड उस वक्त जो है ना उसकी जो थॉट्स होती हैं उसको वो छोड़ देता है। तो ये जब आपकी हैबिट बनेगी, कहने को तो ऐसे लोगों को लगता है कि ये कुछ भी ऐसी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को हम ये एक्सरसाइज करवाते हैं, ट्रीट होते हैं, वो सही होते हैं, उनके जो है ना टेस्टिमोनियल्स इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी कि आपको ये चीजें फिर लगेगा कि इनकी भी कितनी अफादियत है और इनसे कितना जो है ना वो काम होता है। तो ये डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इससे ओवर थिंकिंग जो है ना वो कंट्रोल।
अच्छा, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट आया है कि क्वेश्चन। अगर हम लोग एंजाइटी की पिल्स ले रहे हैं, अगर हम लोग डिपेंडेंट हैं एंजाइटी की पिल्स पे, हम लोग की एंजाइटी खत्म होती है जब दवाइयाँ खाते हैं, तो हम लोग क्या दवाइयाँ छोड़ सकते हैं, और वो कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि हम तो जैसे कि डिपेंड हो गए हैं उस उन पिल्स पे, उससे हमारी एंजाइटी खत्म होती है, तो हम लोग छोड़ सकते हैं? गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये एक तो पहली बात ये कि ये न्यूरोटिक जो मेडिसिन होती है, मूड स्टेबलाइजर होते हैं, इनमें जो है हैबिट फॉर्म नहीं होती, इनमें आदत नहीं बनती, ना ये स्टिमुलेटिंग होती है, ना ये सेडेटिव होती है। इनमें ये और आता है कि इंसान के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं तो वो खत्म होती हैं। वो स्लीप में जो सब कॉन्शियस होता है, वो स्लीप में ही उसको जो है ना नेगेटिव थॉट को रिलीव करता है। लोग जब सोने लगते हैं उनको सुकून आता है, उनकी नेगेटिव थॉट्स जो है ना रिपेयर हो रही होती हैं, तो उनको लगता है कि वो उनको इसकी वजह से नींद आ रही है। नींद असल में रिपेयर करती है बॉडी को, और बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। वो इस वजह से आ रही होती है कि बंदा ठीक हो रहा होता है। अब लोग समझते हैं कि इसमें जो है ना वो हैबिट नहीं हुई होती, और एंग्जाइटी के जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ साथ काउंसलिंग जरूरी है। जब उनकी इंसाइट होगी, इंसाइट डेवलप की जाती है कि वो एक अलग हैं और उनके साथ जो इश्यू है वो एक अलग है। तो जब ये इंसाइट आती है, काउंसलिंग होती है, तो जब वो बूस्ट हो जाता है तो ये ग्रेजुअल फिर इनको खत्म किया जाता है, इन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। फिर बंदे को ये होता है कि ये जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें से सेरोटोनिन रिलीज होती है, नेचुरल एंडोर्फिन होती है, जो नेचुरल पेन किलर रहते हैं, वो एक्सरसाइज से रिलीज होते हैं। फिर उसके साथ जो हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रेसिप्रोसिटी रखी है कि हम कुछ दे रहे होते हैं और कुछ ले रहे, इसीलिए तो हुकूक रखे अल्लाह ने। जब हम दूसरों से मिलते हैं सोशली गैदरिंग में या अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमारे सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जिस वजह से वो जब रिलीज होगी तो इंसान जो है ना वो उसका मूड प्लेयर होगा, खुशगवार होगा। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि अब फेसबुक पे ही सारा है, उसमें तो डोपामिन रिलीज होती है, एक कमेंट्स आया, एक लाइक्स आई, तो जो डोपामिन होता है वो शॉर्ट टर्म खुशी देता है। वो आपकी पर्सनल अचीवमेंट से, वो डोपामिन से जो है ना वो खुशी मिलती है। अब जो सेरोटोनिन जो चाहिए, वो जो हमें दूसरों से मिलना, जो मोबाइल छोड़ के, जो ज्यादातर आज ये चीज हो चुकी है कि अब पेरेंट्स से या अपने रिलेटिव से, मियाँ बीवी से, बच्चे बहन भाई, आज सारे जो हैं वो एक मोबाइल पे तो चले जाते हैं, वो इतने ज्यादा दोस्त होते हैं, लेकिन जो फिजिकल कंटेक्ट से चीजें रिलीज होनी है वो फिर कैसे रिलीज होंगी? तो इसके लिए जो है वो एक्सरसाइज, स्लीप, प्रॉपर डाइट, और जो सोशल रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव किए जाएं। तो ये तो कोई ऐसी एडिक्शन वाली मेडिसिन नहीं है, इनसे बंदा ये ये छोड़ सकता है इनसे, और ये छूट जाती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी कि आपने जैसे बताया कि हमारी कुछ कुछ नीड्स कंप्लीट नहीं होती, तो हमारे साथ ये मसले हो जाते हैं। तो कोई ऐसी है पर्सनालिटी जो बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई मॉडल एग्जाम्पल हो कि जिसके अंदर ये चीजें ना हो? कोई ऐसी पर्सनालिटी है बहुत परफेक्ट? से लोग बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो नॉर्मल हेल्दी रिलेशन में रहते हैं, जिनका जो हेल्दी, क्योंकि वो इन सारी जो है ना नीड्स को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे थे। अगर किसी की एक नहीं पूरी होती तो दूसरी की तरफ चला जाता। ये कुछ पर्सन होते हैं जो कि स्टक, अगर किसी एक नीड पे कुछ स्टक है